भारत एक अत्यंत प्राचीन देश है। इस देश ने उत्थान और पतन के अगणित उतार चढ़ाव देखे। इसने श्रीराम सरीखे नायकों का उन्नत काल भी देखा है और मुसलमानों तथा ईसाइयों की गुलामी का वह पराभव काल भी देखा है, जिसमें यह अपनी पहचान तक खो देने के कगार पर भी पहुंचा। किंतु प्रत्येक पराभव काल में इस राष्ट्र की अद्भुत जीवनी शक्ति ने इसे पुनर्जागृत कर खड़ा किया, और इसकी यह विलक्षण जीवनी शक्ति थी इसकी गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली। आखिर क्या थी गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली? ऐसी क्या विलक्षणता थी गुरुकुल में कि आज तक संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है? बंधुओं, आओ जानते हैं कि क्या थी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। गुरुकुल आश्रमों में अनादिकाल से ही करोड़ों विद्यार्थी विद्याध्ययन करते चले आए हैं। भारतवर्ष के गुरुकुल आश्रमों के शिक्षकों को आचार्य, प्रधान आचार्य, कुलपति अथवा महोपाध्याय कहा जाता था। रामायण काल में वशिष्ठ का एक वृहद आश्रम था, जहाँ राजा दिलीप तपश्चर्या करने गए थे, जहाँ विश्वामित्र को ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार के अनेक गुरुकुल और महागुरुकुल, जिन्हें विश्वविद्यालय तक कहा जा सकता है, पूरे भारतवर्ष में बिखरे हुए थे। इसी प्रकार का एक प्रसिद्ध आश्रम प्रयाग में भारद्वाज मुनि का भी था। गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ है गुरु का परिवार अथवा गुरु का वंश, परंतु यह सदियों से भारतवर्ष में शिक्षण संस्था के अर्थ में व्यवहृत होता रहा है। गुरुकुलों के इतिहास में भारत की शिक्षा व्यवस्था और ज्ञान विज्ञान की रक्षा का इतिहास समाहित है। भारतीय संस्कृति के विकास में 4 पुरुषार्थों, 4 वर्णों और 4 आश्रमों की मान्यताएं तो अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए अन्योन्याश्रित थी ही, गुरुकुल भी उनकी सफलता में बहुत बड़े साधक थे। यज्ञ और संस्कारों द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी कुल, वर्ण और समाज के बालक 6, 8, 10 अथवा 12 वर्ष की अवस्थाओं में गुरुकुलों में ले जाए जाते थे। उपनयन के बाद गुरु के पास बैठकर ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल उनके मानस और बौद्धिक संस्कारों को पूर्ण करता हुआ उन्हें सभी शास्त्रों और उपयोगी विद्याओं की शिक्षा देता था। अंत में दीक्षा देकर उन्हें विवाह कर गृहस्थ आश्रम के विविध कर्तव्यों का पालन करने के लिए वापस भेजता। यह दीक्षित और समावर्तित स्नातक ही पूर्ण नागरिक होता और समाज के विभिन्न उत्तरदायित्वों का वहन करता हुआ त्रिवर्ग की प्राप्ति का उपाय करता। स्पष्ट है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में गुरुकुलों का महत्वपूर्ण योगदान था। गुरुकुल प्रायः ब्राह्मण गृहस्थों द्वारा गांवों और नगरों के भीतर और बाहर दोनों स्थानों में चलाए जाते थे। गृहस्थ विद्वान कभी कभी वानप्रस्थी भी दूर दूर से शिक्षार्थियों को आकृष्ट करते और अपने परिवार में अपने साथ रखकर अनेक वर्षों तक उन्हें शिक्षा देते। फलस्वरूप ब्रह्मचारी बालक या तो अपनी सेवाएं गुरु और उनके संकल्पों को समर्पित कर देते अथवा संपन्न होने की अवस्था में संकल्प पूरा करने के अतिरिक्त अन्य दक्षिणा भी देते। परंतु ऐसे आर्थिक दक्षिणाएं और अन्य वस्तुओं वाले उपहार दीक्षा के बाद दक्षिणा स्वरूप ही दिए जाते थे। और गुरु विद्यादान आरंभ करने से पूर्व न तो आगंतुक विद्यार्थियों से कुछ मांगता और न उनके बिना किसी विद्यार्थी को अपने द्वार से लौटाता था। धनी और निर्धन सभी योग्य विद्यार्थियों के लिए गुरुकुलों के द्वार सदैव खुले रहते थे। उनके भीतर का जीवन सादा, श्रद्धापूर्ण, भक्तिपरक और त्यागमय होता था। शिष्य गुरु का अंतेवासी होकर अर्थात पास रहकर उसके व्यक्तित्व और आचरण से सीखता था। गुरु और शिष्य के आपसी व्यवहारों की एक संहिता होती और उसका पूर्णतः पालन किया जाता। गुरुकुलों में तब तक जाने हुए सभी प्रकार के शास्त्र और विज्ञान पढ़ाए जाते और शिक्षा पूर्ण हो जाने पर गुरु शिष्य की परीक्षा लेता।
दीक्षा देता और समावर्तन संस्कार संपन्न कर उसे अपने परिवार को भेजता। शिष्यगण चलते समय अपनी शक्ति के अनुसार गुरु को दक्षिणा देते, किंतु गरीब विद्यार्थी उससे मुक्त भी कर दिए जाते थे। भारतवर्ष में गुरुकुलों की व्यवस्था बहुत दिनों तक चलती रही। राज्य अपना यह कर्तव्य समझता था कि आचार्यों और गुरुकुलों के भरण पोषण की सारी व्यवस्था करे। वरतंतु के शिष्य कौत्स ने अत्यंत गरीब होते हुए भी उनसे कुछ दक्षिणा लेने का जब आग्रह किया तो गुरु ने बार बार किए गए इस आग्रह से क्रुद्ध होकर एक असंभव राशि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांग दी। कौत्स ने राजा रघु से वो धनराशि पाना अपना अधिकार समझा और यज्ञ में सब कुछ दान दे देने वाले उस अकिंचन राजा ने उस ब्राह्मण बालक की इस दक्षिणा के सम्मान की रक्षा के लिए कुबेर पर आक्रमण करने की ठान ली। रघुवंश की इस कथा में अतिशोक्ति भले ही हो, किंतु शिक्षा संबंधी राज कर्तव्यों का निर्वाह राजा किस तरह करता था उसका यह पूरा पूरा वर्णन करती है। पाली साहित्य में ऐसी अनेक चर्चाएं मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि प्रसेनजीत जैसे राजाओं ने उन वेद निष्णात ब्राह्मणों को अनेक गांव दान में दिए थे जो वैदिक शिक्षा के वितरण के लिए गुरुकुल चलाते। यह परंपरा प्रायः अधिकांश शासकों ने जारी रखी और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों में चलने वाले गुरुकुलों और उनमें पढ़ाई जाने वाली विद्याओं के अनेक अभिलेखों में वर्णन मिलते हैं। गुरुकुलों के ही विकसित रूप तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी न जाने कितने विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष में चलते। जातकों, ह्वेन-त्सांग के यात्रा वर्णन और अन्य संदर्भों से पता चलता है कि इन विश्वविद्यालयों में दूर दूर से विद्यार्थी वहाँ के विश्वविख्यात आचार्यों से पढ़ने आते थे। वाराणसी अर्थात काशी अत्यंत प्राचीन काल से ही शिक्षा का मुख्य केंद्र थी और अभी हाल तक उसमें सैकड़ों गुरुकुल और पाठशालाएं रही हैं। उनके भरण पोषण के लिए अन्न क्षेत्र चलते रहे। यही अवस्था बंगाल और नासिक तथा दक्षिण भारत के अनेक नगरों में रही। 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के युग में प्राचीन गुरुकुलों की परंपरा पर अनेक गुरुकुल स्थापित किए गए और राष्ट्र भावना के प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यद्यपि आधुनिक अवस्थाओं में प्राचीन गुरुकुलों की व्यवस्था को यथावत पुनः प्रतिष्ठित करना मुश्किल तो लगता है, किंतु यह कार्य असंभव तो नहीं है। प्राचीन भारतीय गुरुकुलों में कुलपति हुआ करते थे। कालिदास ने वशिष्ठ और कण्व ऋषि को रघुवंश में कुलपति की संज्ञा दी है। गुप्तकाल में संस्थापित और हर्षवर्धन के समय में अपनी चरमोन्नति को प्राप्त होने वाले नालंदा महाविहार नामक विश्वविद्यालय के कुछ प्रसिद्ध और विद्वान कुलपतियों के नाम ह्वेन-त्सांग के यात्रा विवरण से पता चलते हैं। बौद्ध भिक्षु धर्मपाल और शीलभद्र इनमें प्रमुख थे। प्राचीन भारतीय काल में अध्ययन अध्यापन के प्रधान केंद्र गुरुकुल ही हुआ करते थे, जहाँ दूर दूर से ब्रह्मचारी विद्यार्थी अथवा सत्यान्वेषी परिव्राजक अपनी अपनी शिक्षाओं को पूर्ण करने आते थे। वे गुरुकुल छोटे अथवा बड़े सभी प्रकार के होते थे, परंतु उन सभी गुरुकुलों को न तो आधुनिक शब्दावली में विश्वविद्यालय कहा जा सकता है, न ही उन सब के प्रधान गुरुओं को कुलपति कहा जा सकता है। स्मृति वचनों के अनुसार मुनीनाम 10 सहस्रम योन्नदानादि पोषणात् अध्यायपति विप्रर्षि रसौ कुलपति स्मृता। स्पष्ट है, जो आचार्य ब्राह्मण 10,000 मुनि विद्यार्थियों को अन्नादि द्वारा पोषण करता हुआ उन्हें विद्या देता था, उसे ही कुलपति कहते थे। ऊपर उद्धृत स्मृति शब्द के प्रयोग से ये साफ पता चलता है कि कुलपति के इस विशिष्टार्थ ग्रहण की परंपरा बहुत पुरानी थी। कुलपति का साधारण अर्थ किसी कुल का स्वामी होता था। वह कुल या तो एक छोटा और अविभक्त परिवार हो सकता था अथवा एक बड़ा और कई छोटे छोटे परिवारों का समान उद्गम वंशकुल भी। अंतेवासी विद्यार्थी कुलपति के महान विद्या परिवार का सदस्य होता था और उसके मानसिक और बौद्धिक विकास का उत्तरदायित्व कुलपति अर्थात गुरु पर ही रहता था।
वह छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य और सुख की चिंता करता था। आजकल इस शब्द का प्रयोग विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के लिए किया जाता है। आधुनिक समय में ऐसा ही एक गुरुकुल उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में गतिमान है। आचार्य अभय देव वेद गुरुकुल नामक यह गुरुकुल पल्लवित और पोषित हो रहा है। आधुनिक काल में संपूर्ण राष्ट्र में राजाश्रय प्राप्त मैकाले शिक्षा को यह गुरुकुल अपने प्रवाह से चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। इस गुरुकुल में संस्कृत व्याकरण, दर्शन और 2 वेद अथर्ववेद और सामवेद पढ़ाए जाते हैं। सामान्य विषयों को भी गौण रूप में पढ़ाया जाता है। आचार्य योगेश भारद्वाज के संरक्षण में गुरुकुल नित्य अपने अतीत को वर्तमान करने की ओर बढ़ रहा है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्।